तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट को या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। एक हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन दोनों को मर्ज करके आपको एक छोटा सा सिलेबस बना के दिया गया है क्लास 10 में पढ़ने के लिए। ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग आते हैं जब आप सेपरेटली 10th के बाद जाएंगे, साइंस अगर लेते हैं 12th में, तो दोनों चैप्टर्स सेपरेटली आते हैं। दोनों चैप्टर्स अलग अपने अपने में बहुत बड़े चैप्टर्स है, और दोनों को कंबाइन करके कुछ कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं फिलहाल के लिए क्लास 10th में। तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उस पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे। किस तरीके से चार्ज हमारा डिस्कवर हुआ, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से पता चली, देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, कूलम्स, उसकी चार्ज हिंट्स के बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। देन एक छोटा सा लॉ अगर टाइम रहा तो पढ़ेंगे जो कि कूलम्स लॉ, उसके बारे में। देन ये लेक्चर हमारा होगा एंड। ओवरऑल पूरा जो बेसिक कंसेप्ट होता है जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स को पूरा समझने के लिए ज़रूरी है वो हम आज के लेक्चर में पूरे तरीके से बिल्ड कर रहे होंगे। तो अगर हर एक चीज़ को अच्छे से समझना चाहते, किसी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते, तो कॉपी कलम निकालिए, जो बातें बोल रहा हूँ उसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इस चैप्टर का नोट्स मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पर बहुत जल्दी, विद इन 1 to 2 days। बट मेक श्योर कि आप अपने तरफ से नोट्स को बना रहे हैं अभी, क्योंकि आप जो नोट्स बना रहे हैं, मैं जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बोर्ड्स पर जो आपको बोल रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है एग्जाम में इन टाइम ऑफ आंसर राइटिंग और चीज़ों को रिकॉल करने में। तो कॉपी कलम निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, कॉपी के ऊपर हेडिंग डालिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड बिना किसी इंतजार का ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कहानी स्टार्ट हुई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की कहानी जो हम लोग जो मोस्ट पार्ट हम लोग बता दिया आपको मैंने कि हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपली ये मतलब हो जाता है, इलेक्ट्रो मतलब हम लोग चार्ज आ जाता है, स्टैटिक मतलब वो ये रुका हुआ, मतलब जो चार्ज हमारा रेस्ट पर है, रुका हुआ चार्ज, अभी चार्ज मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, वो अलग से चीज़ हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे एक साइंटिस्ट थे थेल्स नामी एक जो साइंटिस्ट थे, इनके साथ एक थोड़ा इंसिडेंट हुआ। इनको एम्बर का पत्थर मिला था। अब एम्बर का पत्थर हो सकता है आप में से बहुत किसी को मालूम हो, बहुत किसी को ना मालूम हो। मैं एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज को देखिए। एक कुछ पेड़ पौधे से येलो कलर का कुछ खास तरह का लिक्विड निकलता है। अब वो लिक्विड जब निकलता है तो पेड़ के छाल के ऊपर वो आपका क्या होता है, जम जाता है कुछ इस तरीके से। मान लो ये पेड़ का आपका छाल था, यहाँ से लिक्विड निकला, निकलने के बाद इस तरीके से यहाँ पर वो पूरे तरीके से शेड होकर के एक स्टोन की शक्ल ले लेता है येलो कलर का। तो ये जो स्टोन हमें मिलता है येलो कलर का, ये हमारा स्टोन ही एम्बर कहलाता है, ये पत्थर होता है। अब इसके अंदर बहुत दफ़ा क्या होता है कि वो इंसेक्ट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, तो वो इंसेक्ट्स इनके अंदर छुप जाते हैं, मतलब उनके अंदर कैद हो जाते हैं, और एज अ फॉसिल्स फिर वो सेफ हो जाते हैं अंदर में। तो ये एम्बर का पत्थर जब इनको मिला तो इन्होंने क्या किया, थेल्स ने इस एम्बर के पत्थर को इन्होंने फनल से रब कराया था, फ्रिक्शन करवा दिया था। फनल क्या, एक तरह का कपड़ा आप समझ लो। फनल का शर्ट्स वगैरह बनता है, आप अगर सर्च करते हैं गूगल पे फनल शर्ट्स, फनल टी शर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तरह का बेहतरीन कपड़ा है जिससे अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह बनाई जाती है। तो फनल आपका क्या हो गया, कपड़ा हो गया। इसको हम मेनली यहाँ पर क्लॉथ में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इनको जब रब कराया गया तो एम्बर को फनल के साथ रब कराया तो ये देखा गया कि जो हमारा भाई एम्बर जो बंदा है, एम्बर के अंदर एक खास तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिली। इसके अंदर एक तरह का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आया था। एक तरह का क्या आया था, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया था, मतलब इस चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था अपने आसपास। इसके आसपास छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हम लोग रख रहे थे, बालू के पार्टिकल्स, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े थे, तो ये इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था आपस में। तो ये बड़ी अच्छी सी बात, मतलब देखिए कुछ यूनिक सी चीज़ उनको समझ में आई। अब किसी साइंटिस्ट को अगर कोई यूनिक चीज़ मिल जाता, वो तो ऐसे भी इन चीज़ों के पीछे ही पड़ रहते हैं। किसी साइंटिस्ट को अगर यूनिक चीज़ मिल जाता है इस तरीके से, तो आप समझ सकते हो कि फिर यूनिक चीज़ का क्या हवाल होने वाला है आगे चल के। इनको ये पता चला तो ये कहानी यहाँ पर छोड़ा नहीं, इसके बाद फिर कहानी हमारी और आगे भी कंटिन्यू हुई। ठीक है, देन इसके बाद इन्होंने और क्या किया, फनल को और मैं लिखता हूँ, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी ये तो थे हमारे थेल्स। इसके बाद हमारे आए विलियम गिलबर्ट साहब। अब एक कान बी ए बान होता है आपका, मतलब एक तो पता चल गया, एक साइंटिस्ट के साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसके थ्रू बात और फैली, तो इसके थ्रू विलियम गिलबर्ट के पास ये बात गई। तो विलियम गिलबर्ट ने सेम यही काम किया, उन्होंने फनल के साथ इबोनाइट रॉड को रगड़ा था। इबोनाइट का रॉड भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप उसको चेक कर सकते हो। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इबोनाइट का जो रॉड होता है, इबोनाइट के रॉड को इन्होंने फनल के साथ रगड़ा था।
अब जब इन्होंने फनल के साथ एबोनाइट के रॉड को रगड़ा तो वही सेम चीज़ देखने को मिली कि एबोनाइट रॉड में अट्रैक्टिव पावर आ गया। वो चीज़ों को छोटे छोटे जैसे कि पीथ बॉल्स वगैरह वगैरह छोटा छोटा पीथ बॉल होता है उनके या फिर बालू के ज़रात को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा था। वाह अच्छी बात है। फिर इसके बाद एक और चीज़ उन्होंने किया, अब इसको बदला, फनल की जगह पर उन्होंने सिल्क लिया, सिल्क कपड़ा लिया और इधर उन्होंने लिया ग्लास रॉड। ठीक है, ग्लास का रॉड लिया, कांच का बना हुआ तो रॉड आपको पता ही है, कांच का बना रॉड होता है, ग्लास रॉड आपका है, उसको सिल्क के साथ रगड़ा। तो यहाँ पे भी आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे भी क्या हुआ, ग्लास रॉड के अंदर कुछ अट्रैक्टिव पावर्स आ गई आपकी, वो चल रहा था। तो यहाँ तक कहानी थोड़ी सी ठीक ठाक थी। अब ऐसा हुआ क्यों, लेकिन वो मालूम करना था, ऐसा हो क्यों रहा था। इतना तो पता चला कि भाई कुछ अट्रैक्टिव पावर्स आ रही है। जो अट्रैक्टिव पावर्स आ रही थी इनके अंदर, ये कुछ समय के लिए था, ऐसा भी नहीं था कि परमानेंट था। अभी जैसे इसको कुछ अट्रैक्टिव पावर आया, कुछ टाइम तक वो अट्रैक्ट कर पा रहा था, फिर बहुत जल्दी विद इन सम सेकेंड्स फिर दोबारा फ्रिक्शन कर रहा था, दोबारा वो चीज़ उसके अंदर आ जा रही थी। तो एक तरह का प्रॉपर्टी इनके अंदर पाया गया, ऐसा बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई गई थी। अब यही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आगे चल के बाद में इसको चार्ज का नाम दिया गया कि भाई ये हमारा चार्ज है। सिंपल सा बात है। लेकिन ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग आइए जानते हैं। उसके लिए आप पहले उसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि असल में अंदर क्या मामला चल रहा था। जल्दी से नोट कीजिए, कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, कहानी को अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी देखो अंदर हुआ क्या था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो कंसेप्ट क्लियर है सबका, मेरे को लगता नहीं कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। और मैंने ऑलरेडी आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसको भी मैंने वहाँ से भी बेसिक जो पढ़ाया था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देन एटॉमिक न्यूक्लियस भी जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत दिया था। देन यहाँ पे भी थोड़ा भी यूज़ होगा, उसी चीज़ को हम लोग आइए देखते हैं। अभी हमने सबसे पहले किसको रैप कराया था। सबसे पहले जो हमारा कॉम्बिनेशन बना था वो एम्बर को फ़िलहाल छोड़ दीजिए, हम लोग एबोनाइट रॉड को पकड़ते हैं और फनल को पकड़ते हैं। एबोनाइट रॉड था, इसको हमने रब कराया था फनल के साथ। तो देखो जब हम किसी चीज़ को, दो चीज़ों को आपस में जब हम लोग रब कराते हैं, सिंपली हम लोग हाथ भी आपस में अगर रब करेंगे तो हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो अपने को पता है, हीट अपने को महसूस होता है, फील होता है कि हीट एनर्जी जनरेट हुई है, हीट वहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो इनको जब हमने रब कराया तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी। हीट एनर्जी जनरेट होने से क्या होता है कि जिस भी कंपाउंड के पास, जैसे इस केस में क्या होता है कि फनल का जो इलेक्ट्रॉन होता है जो वैलेंस सेल में होता है, कि लास्ट सेल में, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एग्जैक्ट सिर्फ इतना बताता हूँ। मान लो फनल में आपके पास सिर्फ सपोज़ करना एक एक्चुअल डाटा नहीं है, मान लो इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मान लेना है, सिर्फ बता दे रहा हूँ, एक्चुअल डाटा नहीं, आपको सिर्फ चीज़ों को समझाने के लिए मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। मान लो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सेल्स के अंदर में रहते हैं, उसको हम लोग रखते हैं सेल में, अंदर में अपने पास तो न्यूक्लियस है ही, उसको छोड़ो, पहला सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर लास्ट सेल में हम लोग और 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। कितना हो गया, 2 5 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो इसको, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल्स हो गए। अब ये जो लास्ट सेल होता है इसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। जो लास्ट सेल हमारा होता है किसी भी का, अब टोटल 10 तो होता है, टोटल किसी के पास 22 भी 24 भी 100 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं आपके पास, ठीक जितने। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है आपका, मैंने आपको बताया उसमें भी एटॉमिक लेक्चर में भी आपका, कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितना होता है किसी भी एलिमेंट में, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी उतना है, न्यूक्लियस में उतना ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी होते हैं। ये क्लियर बात है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इक्वल होता है। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। डेट्स वाई यही रीज़न है कि चूंकि पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ने एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ओवरऑल जो एक आपका आइसोलेटेड जो आपका जो फ्रीली स्टेट में जो आइटम पाया जाता है वो न्यूट्रल होता है आपका। उसके ऊपर ऑल ओवर नेट चार्ज आपको कुछ भी नहीं मिले, उसके पास चार्ज है बट ओवरऑल जो टोटल चार्ज है वो 0 आपको शो होता है। तो लास्ट सेल जो हमारा वैलेंस सेल आपका है, यहाँ से अब इसका ये लोग क्या होता है, लूजली बॉन्ड होता है। लूजली बॉन्ड होने का मतलब है कि न्यूक्लियस से उसका बहुत ज़्यादा बॉन्ड उसको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास है, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने पास बॉन्ड बना के नहीं रख पा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पर रब करते हैं, रब करने पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिल जाती है रब होने की वजह। अब वो हीट एनर्जी लेकर के, चूंकि लूजली बॉन्ड है, इसको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दिया नहीं जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्किप कर जाता है। स्किप करके कहाँ जाता है, एबोनाइट रॉड के पास चला जाता है, मतलब उसके वैलेंस सेल में दाखिल हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, इसमें अभी क्या था भाई, दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, अभी भी प्रोटॉन तो गायब हुआ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ही गायब हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन चूँकि इसका गायब हो गया, तो यहाँ हम बोल सकते हैं भाई कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज की मेजॉरिटी क्या आगे बढ़ गई ना। मान लो पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अभी क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
और 10 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो ज़्यादा हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेगा, बट एक प्रोटॉन चूँकि ज़्यादा है तो ये ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है फनल के ऊपर। और चूंकि इसने एक रिसीव किया, मतलब इसके पास ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, तो एबोनाइट रॉड ओवरऑल एज अ नेगेटिव चार्ज बिहेव करने लगता है। तो दोनों के ऊपर चार्ज आ गया आपका सीधा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया। इस तरीके से यहाँ पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉपर्टीज आपको मैं पता है, उस प्रॉपर्टी का नाम ही चार्ज था। जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ रही थी वही इस वजह कर आ रही थी, एक का लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह कर वो ट्रांसफर होकर वहाँ चला जा रहा था। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, उसकी वजह कर ये मामला हो रहा है। जो लॉस करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो लॉस करता है, ये जो लॉस करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था तो नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज आया। नोट डाउन करके लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब इस तरीके से आपका कहानी चला। सेम यही कहानी हमारा इसमें भी हुआ था। ग्लास रॉड, जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा था तो इसमें क्या हुआ था, ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन था ये लूजली बॉन्डेड था, ये हमारा लूजली बॉन्डेड था, तो इसका इलेक्ट्रॉन दुबक करके भाग गया सिल्क के पास, तो सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब ग्लास रॉड में क्या हुआ आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिल्क में क्या हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपको ऐसे याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है आपका, किसके एबोनाइट रॉड में रख रहा हो तो किसके पास क्या चार्ज आया था, ग्लास रॉड और सिल्क में क्या। बस ये 2 कंडीशन याद रखो, एग्जाम में इसी 2 से सवाल आता है। देन इसके बाद उतार लेना, इसको उतारने का भी मौका दूंगा मैं भी, आप घबरा नहीं। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टीज़ तो ये हो गई भैया, चार्ज 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस है। पहला प्रॉपर्टीज़ यही हो गया, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, लिख लेना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला हो गया एक पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये बाद में ऑब्जर्वेशन किया गया था, उस पर ये कंक्लूजन आया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लिख रहे हो ना साथ साथ की, खाली बस कहानी की तरह सुनते जा रहे हो कि कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है, कहानी शुरू अच्छी से होती चल रही है अच्छी तरीके से ना, बस सुन रहे हो, ख़त्म हो गया कहानी। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्ज और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ें आपका ये हुआ था कुछ। अभी वैसे ही पता चला कि एक इबोनाइट रॉड हम फर्नेस लड़ा, फिर एक काम किया हमने, एक और इबोनाइट रॉड ले लिया। मतलब ये एक इबोनाइट रॉड था हमारे पास, वहाँ पे दिख रहा है ना बोर्ड, आपको चेक करते हैं, हाँ क्लियर है सारा चीज़। देखो यहाँ पर एक इबोनाइट रॉड था हमारे पास, मान लो थोड़ा गंदा बन रहा है क्योंकि उल्टा बना रहा है, वो नेगेटिव चार्ज उस पर आया। एक और इबोनाइट रॉड हमने लिया, इस पर भी नेगेटिव चार्ज था। अब इन दोनों के बीच में हमें रिपल्सन देखने को मिली, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, सीधा बात ऐसा देखने को आया अपने को। सीधा ग्लास रॉड में भी हमने ऐसा किया है, एक तरह किताब में आप देखोगे तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट मिलेगा। यहाँ पर स्टैंड करके एक स्टैंड बनाया गया, जिसमें यहाँ पर एक ग्लास रॉड को आपका लटकाया गया था पहले, ठीक है। अब ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी, फिर एक दूसरा ग्लास रॉड लिया गया, उसको सिल्क के साथ हमने रगड़ा, तो फिर यहाँ पर जैसे हम दूसरे ग्लास रॉड को लेके आते हैं तो ये देखने को हमें मिलता है कि ये जो ग्लास रॉड था ये थोड़ा सा मुंह उसका ऐड जाता है, वो बोलता नहीं हम लोग तो दुश्मन है भाई, एक जैसा रहेंगे नहीं। तो यहाँ से पता चला था लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उतार लो इनको, फिर कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, देन हम लोग लेक्चर को ख़त्म करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में यही 2 प्रॉपर्टीज़ है जो आपको लिखनी है भाई, किताब एग्ज़ाम में अगर आएंगे तो, ठीक है ना। चलो 3-4 छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक नेक्स्ट लेक्चर का हिंट्स दे करके लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। आपको पता है मेरा पहला जो बेसिक लेक्चर होता है मैं बहुत स्लो लेके चलता हूँ और उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो आपका आगे का जो कंसेप्ट वो अच्छे से बन सके। मेरा यही आदत है भाई, मेरे पढ़ाने का यही स्टाइल है। पहला लेक्चर हो सकता है आपको बोरिंग लगे कि चीज़ें आपको पता है तो ठीक है, आप इंटू 2 में भी देख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे की पॉइंट्स करके एक चीज़ आप लिख लीजिए, की पॉइंट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो 2 तरह के फोर्सेस हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया, दोनों खत्म। दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब आपका अनलाइक चार्ज होगा। रिपल्शन कब होगा, जब आपका सेम चार्ज होगा, लाइक चार्जेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बट मान लो कहीं पर आपको दोनों ही एक साथ देखने को मिल रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस
फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों साथ में आ जाए तो इन दोनों के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों को कंबाइन है, दोनों एक साथ होता है, उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। मतलब अगर कहीं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लिखा है तो उसको आप समझ जाना देख करके कि भाई ये यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही। क्लियर। आगे एक सवाल आप लिख लो, इस चार्ज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। सवाल लिख लो, इज चार्ज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, कि चार्ज हमारा स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज हमारा आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि भाई इसके पास कोई अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन वगैरह नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसके पास। तो चार्ज हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। हो गया, नीचे वाला थोड़ा सा मिटाते हैं ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, अरे लाइट चला गया, उफ ख़त्म। ठीक है, छोड़ा, ऐसे भी लेक्चर में देखो एंड ही करना था अभी, तो जो बाकी रिमेनिंग सवाल है वो मैं आपको, रिमेनिंग क्या, सिर्फ 2 सवाल थे मुझे लिखना था। ठीक है, पहला सवाल तो वही था, राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, जो कि है ब्रैकेट में 80 डायमेंशनल फार्मूला है। इसको बस देख लो, आप कमिंग लेक्चर्स में क्लियर कर देंगे ये आया कैसे। देन एक लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस एंड एसआई सिस्टम। तो चार्ज का जो यूनिट है वो आपका कूलम में, सीजीएस में स्टैट कूलम होता है और एसआई में आपका कूलम होता है। अब कूलम क्यों पढ़ा उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। कहानी कुछ यूँ है कि मैंने आपको बताया कि चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, रिपल्सन भी है। तो ये जो फोर्स ऑफ, मान लो कि 2 सेम चार्जेस मैंने रखे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच में कितना अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है, ये अपने को बताया था कूलम साहब ने। जो कूलम सर जी थे हमारे, उन्होंने यही बताया कि 2 चार्जेस के बीच में अगर रिपल्सन का फोर्स हो तो कितना हो सकता है, अट्रैक्शन का फोर्स हो तो भी वो भी कितना हो सकता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेगा। तो जो रिलेशन बताया था फोर्स का और डिस्टेंस के बीच में, जो क्वांटिटी है वो दिया था कूलम साहब ने हमारे। इसलिए जो चार्ज का यूनिट है वो कूलम्स के, उनको एज अ रिस्पेक्ट वो यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल अभी तो लाइट नहीं है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना कूलम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे, उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। देन उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स बनते हैं और जो न्यूमेरिकल से चार्ज से रिलेटेड, वो हम लोग डील कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।